1 सितंबर 2025 तैंजिंग का वही शानदार होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। बाहर का माहौल पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़क रही थी जिसकी तपिश सीधे हिंदुस्तान तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनकी सुरक्षा टीम पूरी तरह सतर्क थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी बुलेट प्रूफ कार बिल्कुल तैयार खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। मोदी जी अपनी तय गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके चारों तरफ रूसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी अपनी कार छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेटिक इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के दरवाजे बंद होते हैं, उसके अंदर जो शुरू होता है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों नेता उस बंद गाड़ी में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहते हैं। गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। फिर आखिरकार वो चल पड़ती है। इंटरनेट पर तस्वीरें तेजी से फैलने लगती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स इसे दोस्ती का प्रतीक बताने लगते हैं। कहते हैं कि मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये दोस्ती का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मौत के जाल से निकलने की आखिरी कोशिश थी। जब गाड़ी वेन्यू तक पहुंचती है तो एक और असंभव जैसी घटना होती है। वहां पहुंचने के बाद ना मोदी बाहर आते हैं और ना ही पुतिन। पूरे 45 मिनट तक दोनों उसी बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं। उस गाड़ी के अंदर एक एनक्रिप्टेड कॉल कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ होते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने दुश्मनों के बीच एक बेहद खतरनाक संदेश इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी, खतरा बहुत करीब था। मोदी जी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछते हैं, डोभाल साहब, क्या जानकारी है? आखिर स्थिति क्या है? डोभाल जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। खतरा समिट में नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद है। एक बड़ा असैसिनेशन प्लान पकड़ा गया है और इसके तार सीधे अमेरिका की CIA से जुड़े हुए हैं। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इस साजिश को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 27 अगस्त 2025 की सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर में एक अजीब सी हलचल थी। ढाका के एक शानदार 5 स्टार होटल में एक करीब 50 साल का व्यक्ति चेक इन करता है। उसके साथ 3 बड़े सूटकेस थे। उसका नाम था टेरेंस। देखने में वो एक सामान्य अमेरिकी बिजनेसमैन लगता था। उसने होटल स्टाफ को बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। टेरेंस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि CIA का एक प्रशिक्षित और खतरनाक कोवर्ट ऑपरेटिव था। वो वहां किसी डील के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश को अंजाम देने आया था जो दुनिया को हिला सकती थी। उसके सूटकेस में बिजनेस सामान नहीं, बल्कि हाईटेक उपकरण, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, भीड़ में छिपाए जा सकने वाले हथियार और गुप्त ब्लूप्रिंट्स थे। उसका मकसद एक कमांड सेंटर तैयार करना था, जहां से वो एक स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को निर्देश देता, जो पहले से ही SCO समिट के आसपास तैनात थी। टेरेंस शांति से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। एक ऐसा हमला जो देखने में किसी आतंकी संगठन का काम लगे, लेकिन जिसके पीछे असल योजना वॉशिंगटन में तैयार की गई हो। उन्हें लगा कि बांग्लादेश से ऑपरेशन चलाना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वहां शक कम होगा। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, ये नया भारत था। जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो, तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हमेशा जागती रहती है। इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ? यहां से कहानी में एंट्री होती है दुनिया की 2 शक्तिशाली एजेंसियों की, भारत की रॉ और रूस की SVR। अगस्त के आखिरी दिनों में SVR ने कुछ असामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसीज को पकड़ा। ये सामान्य सिग्नल नहीं थे, बल्कि हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे, जो ढाका और समिट लोकेशन के बीच सक्रिय थे। रूस ने तुरंत ये जानकारी भारत के साथ साझा की। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ, IB डायरेक्टर और अजीत डोभाल एक साथ बैठे। रॉ के अधिकारी ने कहा, सर, हमें पक्का यकीन है कि एक हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने की योजना है और टारगेट प्रधानमंत्री हैं। डोभाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखा भी तो हम उन्हें ऐसी सजा देंगे कि इतिहास याद रखेगा। तुरंत रूस से समन्वय किया गया। यही कारण था कि 1 सितंबर को मोदी जी को उनकी कार में बैठने से रोक दिया गया। रॉ और SVR ने मिलकर इस साजिश को तोड़ने का प्लान बनाया। उन्हें पता था कि हमला तभी होगा जब ढाका से टेरेंस का आदेश मिलेगा। अगर उसका संपर्क खत्म कर दिया जाए तो पूरा मिशन ढह जाएगा। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025, ढाका का वही होटल। टेरेंस अपने कमरे में अंतिम तैयारी कर रहा था। वो विस्की का ग्लास लेकर अपनी जीत का जश्न मनाने वाला था। तभी खेल पलट गया। उसकी मौत इतनी खामोशी और सटीकता से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी।
उसकी ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो कुछ ही सेकंड में नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। यह कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि हाई ग्रेड असैसिनेशन टूल था। जैसे ही उसने ड्रिंक ली, उसका शरीर जवाब देने लगा। वो अपने डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा और सब खत्म हो गया। बिना शोर, बिना गोली, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी का एजेंट खत्म हो चुका था। इसके बाद जो हुआ, उसने कहानी को और रहस्यमय बना दिया। जैसे ही खबर अमेरिकी दूतावास पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। एक टीम तुरंत होटल पहुंची और बांग्लादेश की पुलिस को अंदर आने तक नहीं दिया गया। टेरेंस की बॉडी तुरंत अपने कब्जे में लेकर बिना पोस्टमार्टम के अमेरिका भेज दी गई। उसके सारे उपकरण और दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए। फिर लंदन और वॉशिंगटन के सर्वर्स पर बैठे एक्सपर्ट्स ने उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मिटा दिया, ऐसा जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा कोई अधिकारी मरा ही नहीं है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अगले दिन दिल्ली में एक कार्यक्रम में वे कहते हैं, मैं वापस आया हूं, आप इसलिए तालियां बजा रहे हैं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकेत था। इसके बाद उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द कर दी जाती हैं। सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या खतरा अभी भी टला नहीं था? दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।